नमस्कार किसान भाइयों। कृषि रण के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ गुजरात के राजकोट जिले से एक प्रगतिशील किसान महेश पिपारिया जी जुड़े हैं, जो कि लगभग एक दशक से ज्यादा समय से नेचुरल फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। यानी कि आप जैविक खेती भी कर सकते हैं। और अपने इस जैविक खेती में ये फूलों की खेती करते हैं। पहले इनके यहाँ परंपरागत खेती होती थी, जिसमें कपास, मूंगफली, गेहूं, मतलब और भी जो फसलें जो होती थी इनके यहाँ, उनकी खेती होती थी। लेकिन जब ये खेती में आए और अपनी युवा सोच का इस्तेमाल करते हुए फूलों की खेती की तरफ आगे बढ़े, और इनके लिए ये जो खेती है काफी लाभकारी साबित हुआ। और वर्तमान समय में इनकी जो फूल जो है एक्सपोर्ट होता है, यानी इंडिया से बाहर जाता है। तो और इनकी जो फूल जो है उसकी एक अलग विशेषता इसलिए भी है क्योंकि उसको ये जैविक तरीके से यानी नेचुरल तरीके से उगाते हैं। तो इसलिए इनकी मांग बाजार में काफी ज्यादा होती है, इसलिए अब कभी इनको नुकसान का भी सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही इनसे कई सारे किसान भी प्रेरित होकर नेचुरल फार्मिंग यानी जैविक खेती, फूलों की खेती कर रहे हैं, और वो भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और वही महेश जी है के पास लगभग 22 एकड़ जमीन है, जिसमें से वो लगभग 10 एकड़ में गुलाब की खेती करते हैं, और लगभग 3 एकड़ में गेंदा फूल की खेती करते हैं, और बाकी में इनके पास अमरूद अमरूद है और सफसली खेती करते हैं। तो आज की चर्चा में हम महेश जी से जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये फूलों की जो खेती है, किसान किस तरीके से करें, किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, तो ये उनके लिए लाभकारी खेती हो सकती है। तो महेश जी, आपका आज की चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपना परिचय दें। नमस्कार सर जी। मैं गुजरात स्टेट से राजकोट जिले के एक गांव से हूं और तकरीबन ये समझ लो 15-16 साल से खेती में आया हूं पढ़ के। पढ़ाई तो मेरी 10 तक ही है, लेकिन जब से किसानी में आया हूं तब 2-4 साल मैंने परंपरागत खेती की थी। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि हम युवा है, नई सोच है, कुछ कर सकते हैं। और अंदर मेरे इतना जज्बाजी भी था, तो इसलिए कुछ अलग करने का सोचा और मैं ये नेचुरल फार्मिंग की ओर बढ़ा। तब मैंने सहजन लगाया था, मोरिंगा वो लगाया था तकरीबन 17-18 एकड़ में। और फिर हमारे यहाँ गुजरात में ज्यादा बारिश दिवाली तक गिरती थी ना, तो उस वो पत्तियों के लिए लगाया था। तो उसमें पत्तियां ड्रॉप हो जाती थी, ज्यादा बारिश के वजह से स्ट्रेस लगता था। तो फिर मैंने दूसरी सोच रखी कि बारिश में कुछ ऐसा क्या बोया जाए तो नुकसान ना आए। तो फिर मैंने गुलाब लगाया और अभी गुलाब की खेती मस्त चल रही है। जी। तो ये जो है, आप जो गुलाब की जो खेती है, वो एक बार बोते हैं तो कई साल उनसे फूल लेते हैं, या हर साल प्लांट को हाँ, बदलते हैं आप? 5 साल तक वही प्लांट रहता है, 5 साल बाद प्लांट दूसरा लगाना पड़ता है। आप देखेंगे कि इसमें भी लोग संरक्षित खेती करना शुरू कर दिए, पॉली हाउस में भी गुलाब के लोग खेती कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो क्या आपके मन में कभी विचार आया है, या आपने कुछ एरिया में कभी ऐसी शुरुआत की है संरक्षित खेती की, गुलाब की? नहीं नहीं, ये जो वेराइटी है ना, वो लोकल वेराइटी होती है। जो खुशबू वाली होती है ना, वो इससे वो पॉली हाउस में नहीं लगाते। पॉली हाउस में तो जो डच रोज होते हैं, इंग्लिश रोज जी। होते हैं, वो लगाते हैं। तो ये तो ओपन फार्मिंग में होती है, तो ओपन फार्मिंग में भी यहाँ अच्छी तरह से होती है। जी। तो इसमें जो फूल हैं वो पूरे साल आते रहते हैं, या एक समय अंतराल पे आते हैं? नहीं, पूरे साल आते हैं। पूरे साल फूल आते रहते हैं। अगर बात करें, अगर कोई किसान इसी खेती की शुरुआत करना चाहता है, तो खेती का उत्तम समय कौन सा महीना होता है? वो पौधा लगाने के लिए मान लो जुलाई से अगस्त। और अगर अगर रबी के बाद लगाना चाहते हो तो फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं। जी। तो ये जो है, इसकी जो खेती है, आप कलम कलम से करते हैं या फिर सीड से करते हैं, इसकी बीज से? वो कलम से करते हैं। तो ये जो कलम है, आप खुद तैयार करते हैं, या कहीं और से नर्सरी फार्म से परचेज करके उसके बाद से इसकी इसको प्लांट करते हैं?
वो मेरे जान पहचान वाले हैं ना, वो यहाँ से मेरे यहाँ से कटिंग करके ले जाते हैं। ओके। नर्सरी वाले ही है, और वो वहाँ उनको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, तो वो वहाँ पौधे तैयार करके फिर मुझे वापस दे देते हैं। जी। तो एक एकड़ की बात कर रहे हैं हम, सपोज दैट, तो एक एकड़ में लगभग कितने प्लांट लगते हैं? 1 एकड़ में 2200 से 2500 प्लांट लग जाते हैं। और एवरेज और फूल की बात करें तो पूरे साल में लगभग एक प्लांट से कितने फूल आ जाते हैं? प्लांट का अंदाजा नहीं है सर जी, हम्म। लेकिन 1 एकड़ से मेरा ये समझ लो ना, ड्राई फार्मिंग है, और अभी अभी मेरा 2.5 लाख से ज्यादा इनकम हो जाती है। एक एकड़ से साल में? हाँ। जी। आपने बताया 2200 पेड़ लगते हैं ना एक एकड़ में? हाँ, 2200 से 2500। 2200 से 2500। जी। तो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जाहिर सी बात है, जब शुरुआत में जब आप खेती कर रहे होंगे तो परंपरागत तरीके से, तो उसमें, और जब आप नेचुरल फार्मिंग यानी जैविक खेती में जब आप प्रवेश किए होंगे तो काफी चीजों का बदलाव आपने देखा होगा। तो आपको जैविक खेती की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी? प्रेरणा तो वैसे ऐसी, अ, इस समाज में जो रोग का प्रकोप ज्यादा बढ़ रहा है ना, मान लो कि हर महीने 2 महीने के बाद सर्दी बुखार का ऐसा वायरल आता है, या कुछ कैंसर, या ऐसी बीमारियां होती है कि जो इससे हर जगह हम सुनते आते हैं कि ये हमारे खान पान की वजह से ये हो रहा है, हमारे खुराक में जहर आ रहा है। तो इसलिए ये सोचा कि चलो, हम दूसरों को तो खिला रहे हैं कि वो बात की बात है, लेकिन पहले हम कुछ ऐसा नेचुरल खाए कि जिससे हम स्वस्थ रहे। ही तो उसके बाद से आप प्राकृतिक खेती की ओर है। हाँ। तो शुरुआत, तो क्या आप अपने ये गुलाब की खेती में कुछ फसली खेती भी करते हैं या सिर्फ वही करते हैं? हाँ, सफसली भी वाला है। सफसली अभी गुलाब के साथ मैंने बीट रूट लगाया है। वो बीट रूट भी मेरा बाहर जाएगा, एक्सपोर्ट होएगा। अच्छा, वो भी एक्सपोर्ट होता है? हाँ, मेरी हर चीज एक्सपोर्ट, क्योंकि मैं सर्टिफाइड फार्म है मेरा। सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन 2 तरह के होते हैं, एनपीओपी और एनओपी। मेरे पास दोनों है, यूएसडीए अमेरिका का और कनाडा का, यूरोप का सब सर्टिफिकेट है मेरे पास। जी। तो आपने, जिसकी जी, जिसका चार्ज मैं भारत सरकार को 1,70,75,000 पर ईयर में पे करता हूँ। पर एकड़ या? नहीं, मेरी टोटल फार्मिंग का मैं सर्टिफिकेशन का चार्ज में सरकार को पे करता हूँ। एसआर जो सरकार जो है आप लोगों से हर साल पैसा लेती है हाँ, इस हर चीज के? साल। हाँ, यदि क्योंकि आपने हर साल सर्टिफिकेट, हर जी, साल इंस्पेक्शन आता है और रिन्यूअल कराना पड़ता है। यदि और तो बाहर आप कुछ यहाँ से भेजते हैं तो फिर उसको उस पर भी कुछ चार्ज देना पड़ता है आप लोगों को? नहीं, उस पे कुछ नॉर्मल चार्ज होता है, हम्म। लेकिन जो उसका लेब होता है ना, वो बहुत महंगा होता है, क्योंकि बाहर वाले लोग इतना माइक्रो में लेब कराते हैं। वो एक सैंपल का 25 से 30 हजार का चार्ज लगता है, लेकिन हमारे पास क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो वो चार्ज कंपनी पे करती है, एक्सपोर्टर पे करते हैं। जी। तो फूलों की खेती के दौरान किसानों को विशेष रूप से किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मेन तो हमारा जो फूल सूखा कर जाता है ना, हम्म। वो हर्बल टीम में यूज करते हैं, यूएस कनाडा वाले, यूरोप वाले। हम्म। फ्लेवर के लिए, रोज की फ्लेवर के लिए जो हर्बल टी में यूज करते हैं, लेकिन हम्म। उसमें क्वालिटी होना चाहिए। जो हम फूल तोड़े के बाद जब उसको पत्तियां निकाल कर सुखाते हैं ना, तो सुखाने का प्रक्रिया और कितना टाइम सुखाने का, तो उसके कलर करने वाला एक्सपीरियंस आ जाता क्वालिटी में विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, तो है। एक हाँ। ट्रेन, इसके लिए आपने कहीं ट्रेनिंग आपने लिया था या फिर करते करते सीख गए? नहीं, बस करते करते सीख गए।
अभी तो 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे ही मेरी क्वालिटी बेस्ट हुई है। तो आप जो इसको तोड़ते हैं तो पंखुड़ियों को अपने फार्म में ही सुखाते हैं, या फिर कहीं और ले आके आपने इसके लिए कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगा रखा है जहाँ पे इनको सुखाते हैं आप? मेरे पास डोम भी है। सन ड्रायर जो डोम होता है ना, सोलर ड्रायर जिसको बोलते हैं, उसमें भी सुखाते हैं, और इलेक्ट्रिक ड्रायर भी है। जी। तो इसमें सोलर ड्रायर हुआ तो इलेक्ट्रिक ड्रायर, इसमें कोई किसी प्रकार की सरकार के द्वारा आपको सब्सिडी भी मिली है? हाँ, सब्सिडी मिल सकती थी, लेकिन मैंने ली नहीं। अभी एक एक भी चीज की सब्सिडी मैंने नहीं ली। मरे मुझे पर प्लांट बागायत में से भी सब्सिडी मिल सकती है, वो लोग मुझे बता रहे हैं, लेकिन मुझे, मैं अभी लेता नहीं, किसी चीज की सब्सिडी नहीं लेता। आत्मनिर्भर है आप। जी। सही है आप। तो, तो ये जो पंखुड़ियां हैं आपकी, मतलब एनुअल लगभग कितना प्रोडक्शन हो जाता है गुलाब के? पर ईयर 5 से 6 टन हो जाता 5 से 6 टन हो जाता है। है। और लगभग अप्रोक्स के कितने रुपए में सेल होता है बाहर? 700 750 पर केजी। जी। अगर हम गेंदा फूल की बात करें तो गेंदा फूल की अगर देखा जाए तो मौजूदा में जो किसान खेती करते हैं आमतौर पे मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघर, चर्च, मतलब जहाँ पे भी मतलब फूल चढ़ते हैं उनके लिए खेती करते हैं। आप जो ये खेती कर रहे हैं उसमें से आपके गेंदा फूल क्या कभी यहाँ पे भी बिकते हैं या फिर वो भी एक्सपोर्ट ही हो जाते हैं? वो लंदन जाते हैं सर जी। उसकी गेंदा फूल की जो पेटल्स होती है ना, वो कैंची से काट के वो पेटल्स सुखाते हैं, और वो लंदन जाते हैं। जी। तो ये जो आपने जो गेंदा फूल की खेती की है कोई हुई, कितना रकबा है उसका टोटल? वो 3 एकड़ है अभी। जी। तीन। तो इसके जो पौध है आप खुद तैयार करते हैं या फिर नर्सरी फार्म से खरीदते हैं? नहीं, वो तो मैं खुद तैयार करता हूँ। तो ये कौन सी किस्म का होता है? वो जो बड़ी वाली किस्म होती है ना, हाइब्रिड, जी। उसकी पंखुड़ियों, क्योंकि सुखाने के बाद वो पंखुड़ियों छोटी ना रह जाए, इसलिए जो जितनी बड़ी साइज उतनी उतना बहुत अच्छा। जी। तो ये जो है लगभग कितना प्रोडक्शन कर देते हैं आप हर साल? 1 टन के आसपास हो जाता है। 1 टन हो जाता है और ये भी वहीं लंदन चला जाता है आपका? हाँ। अभी आपसे जो प्रभावित होकर के अभी कितने किसान फूलों की खेती में आए हैं? वे 7 किसान तो को मैंने लगवाया है। 2 साल से लगवाया है, वो भी अभी खुश है। उसका सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया भी चल रही है, 3 साल के बाद वो भी एक्सपोर्टर हो जाएगा। जी। आपका जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो हुआ था 4 साल के बाद, 5 साल और कितने साल के बाद हुआ था आपका? हो 3 साल के बाद हो जाता है। आमतौर पे 3 साल के बाद होता है, आपको कितना टाइम लगा था? हाँ, 4 साल लगा। 4 साल आपको भी लग गया था? हाँ। जी। अभी अगर हम बात करें कि आपकी एनुअल फूलों की खेती से टर्नओवर की, तभी वो कितना पहुंच गया है? वो भी 40-45 लाख पर ईयर मिलता है। और हमारे हिसाब से अगले साल से वो 1.5 गुना हो जाएगा, ऐसा हमारा। क्योंकि क्रॉप हर साल नए नए क्रॉप ऐसे जुड़ते जाते हैं, हमें एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। सर्टिफिकेशन तो होता है, लेकिन उसमें भी कई प्रकार के सर्टिफिकेशन होते हैं, तो उसमें भी हम चेंज लाते हैं। जी। और आप साथ में बता रहे थे आप अमरूद की भी बागवानी करते हैं तो, हाँ। हाँ। तो अभी उसका रकबा कितना है? वो 4 4 एकड़ से ज्यादा है। 4 एकड़ से ज्यादा। और बाकी बाकी जो आपकी जो जमीन है उनमें क्या किन सब की खेती करते हैं आप? वो बीट रूट, व्हीट ग्रास, वो सब वो होता है। जी। तो ये जो अमरूद जो आप खेती कर रहे हैं फल के पर्पज से करते हैं या किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं?
जी नहीं, वो उसकी पत्तियों की तुड़ाई करके पत्तियां ही लेते हैं सिर्फ। अच्छा, तो उन पत्तियों को भी आप सोलर ड्राई से सुखा के उनको भी आप एक्सपोर्ट करते हैं? हाँ जी। और ये कहाँ जाता है? वो सिर्फ कनाडा ही जाता वही कनाडा ही जाता है। है। हाँ। सही है। तो इसका प्रोडक्शन आप कितना कर देते हैं लगभग हर साल अभी? 6-7 टन हो जाता है। कितना साल पुराना बाग है आपका ये? वो अमरूद तो 4 साल पुराना। 4 साल। और क्या इसके लिए कोई अलग तरह की किस्म आप उगाते हैं, या फिर जो जनरल जो आमतौर पे जो अमरूद की किस्में हाँ, होते हैं वही? जनरल वो जो इलाहाबादी सफेदा बोलते हैं ना, लोकल, वो वही। इलाहाबादी। तो इसका फल नहीं लेते हैं आप? जी नहीं, कल नहीं। फल आते हैं तो तोड़ देते हैं आप, ताकि पत्तियों का नहीं, विकास वो बढ़िया क्या हो? होता है, 3-4 महीने में वो उसकी कटिंग ही हो जाती है, इसलिए फल इतना आते ही नहीं। जी। तो कुल मिलाकर अभी आपका, और अगर हम बात करें कि जैसे टोटल आपकी 22 एकड़ जमीन है, उसमें आप अमरूद, फूलों की खेती सबको मिला दिया जाए, तो अभी आपका एनुअल टर्नओवर कितना बैठता है? वो वैसे तो 50 लाख के करीब हो जाता है, लेकिन हम्म। हमारा ऐसा अनुमान है कि अगले साल से 70-80 तक हम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि इस साल हमने सर जी एक नया लाइसेंस लिया है, FFL, फेयर अच्छा। फॉर लाइफ। अच्छा। फेयर फॉर लाइफ का लाइसेंस इतना महंगा, मीन्स इतने उसकी वैल्यू है कि जो भी प्रोडक्ट पर वो उसका लगता है ना मार्क, FFL का, उसकी वैल्यू दोगुनी हो जाती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो कनाडा, अमेरिका और यूरोप वाले जो खरीदते हैं ना, वो FFL का मतलब है कि बिना किसी दबाव या बिना किसी मजदूरों के शोषण या किसी का कुछ अहित करके ये प्रोडक्ट पैदा की हुई है नेचुरली। अगर आप मेरा बीट रूट का पाउडर आप ऑर्गेनिक लेके बेचने जाओ, और मैं अपना FFL वाला बेचने जाऊं, आप 500 रुपया पर केजी रखो, मैं वहाँ 1,000 पर केजी रखूंगा, तो वो पहले मेरा लेंगे। है दोनों ऑर्गेनिक, लेकिन FFL की कीमत। अच्छा, ये जो आप कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग यानी जैविक खेती, तो सरकार, कई सरकारें जो है किसानों को बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में कई तरह की सब्सिडी योजनाएं चला रही हैं। तो क्या किसी प्रकार का कोई सब्सिडी योजना का लाभ मिला है? नहीं, मेरे मिल सकता है, हम्म। लेकिन मैं कभी उसमें पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि कागजात बहुत करने पड़ते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, और मैं कभी लेता नहीं सब्सिडी। और आप आपने अपने फार्म में जो सिंचाई का जो माध्यम है वो क्या अपना रखा है? वो अभी तो मैं आधे में ड्रिप है, आधे में मैं फ्लड से देता हूँ। और जब फ्लड से पानी चलता है ना हम्म। क्यारियों में, बेड पर मेरे बिजाई की हुई है अमरूद और गुलाब की। हम्म। बेड में बेड पे मल्चिंग हो जाता है ग्रास की। नेचुरल जो हमारा ग्रास ग्रो होता है ना, उसको काट के मल्चिंग उसी का हो जाता है। और पानी के साथ मेरे 4-5 गाय है मेरे पास, उसके हम्म। डंग और यूरिन की स्लरी उस पानी के साथ जाती है, इसलिए खाद भी कुछ एक्स्ट्रा तो देना ही सारी जो आपके पास जो पशु है देसी नस्ल के हैं? देसी नस्ल के। देसी में क्या, साहिवाल या गिर? गिर गिर है। आपके यहाँ तो वही स्थानीय है। तो आप अपने फार्म में है, तो क्या आप हम अपने फार्म का दृश्य हमारे जो दर्शक है उनको दिखाना चाहेंगे आप? हाँ, कोई बात नहीं। सुभान, आप सर पे फोकस कर देना। आज अभी क्या क्या है कि अभी गुलाब की तुड़ाई हो गई है सवेरे। अच्छा, तो ये जो सारे जो आपकी जमीन जो है इकट्ठा है एक जगह पे ही है? नहीं, 2 जगह पे है। अच्छा, अलग अलग एक जगह पे आप? एक अमरूद वाला बाग है और एक गुलाब वाला है। अच्छा, तो ये सिर्फ गुलाब वाला है पूरा, 10 एकड़ वाला है फार्म में? हाँ, वो 10 एकड़ वाला। तो इसमें इसमें भी निराई गुड़ाई की जरूरत पड़ती है, या एक समय के बाद इसमें जरूरत नहीं पड़ती है?
नहीं, निराई गुड़ाई तो चलती ही रहती है। इसमें इस तरह से होती है कि जैसे निराई गुड़ाई हम करते हैं तो जो ग्रास होता है वो बेड पे चला जाता है। अच्छा। और बीच में है ना, मेरा छोटा सा ट्रैक्टर है, उससे कल्टीवेटर चला लेते हैं। अच्छा, बीच में दूरी कितना रखे हैं आप प्लांट से प्लांट के बीच में? प्लांट से प्लांट के बीच में 3 फुट है। और रो रो टू रो 5 फुट है। अच्छा, पाँच जो से जिसमें मिनी ट्रैक्टर आसानी से चल हाँ, सकता है। हाँ, मिनी ट्रैक्टर ही चल सकता है। तो आपने भी मिनी ट्रैक्टर ले रखा है क्या? हाँ, वो कुबोटा जापान का। भाई महिंद्रा के भी अच्छे अच्छे मिनी ट्रैक्टर आए हैं, ओजा हाँ, अभी सीरीज में। वो भी आया, अभी आई है। मेरा तो काफी पुराना है, पावर स्टीयरिंग वाला। अच्छा। और मेरे पास एक बड़ा ट्रैक्टर है, वो भी इटली का है, सामे का। अच्छा जी। तो महेश जी, एक जानकारी मैं देना चाहूंगा आपको कि जो कृषि जागरण जो है पिछले 28 सालों से कृषि क्षेत्र में निर्बाध रूप से कार्यरत है, और कृषि जागरण ने इस दौरान किसान हित में कई सारे बड़े पहल भी किए हैं। जिसमें एक सबसे बड़ी जो पहल है मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स, यदि आपने नाम सुना हो तो, MFI अवार्ड्स। आप हाँ, हाँ, आपके भी जिले से काफी सारे जो किसान हैं कृषि जागरण में आए थे। और ये जो इसकी शुरुआत जो है 2023 में हुई थी, और इसका जो आयोजन है पूसा IRI मेला मैदान में होता है नई दिल्ली में। हाँ, हाँ, तो अ, तो पहले वर्ष की सफलतापूर्वक आयोजन के बाद 2024 में भी इसका आयोजन हुआ था, और 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। और चूंकि आप एक मिलियनर किसान हैं, यानी आपकी सालाना आमदनी 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो मैं चाहूंगा कि आप भी उसमें रजिस्ट्रेशन करें। और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको गूगल पे जाके MFOI पे सर्च करना होगा। और वहां पे आपको 12 लैंग्वेज में पोर्टल मिल जाएगा। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, उस लैंग्वेज में आप अपने आप को एज ए मिलियनर ऑर्गेनिक फार्मर आप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप एक ऑर्गेनिक फार्मर हैं। और बाकी अन्य कैटेगरिया भी हैं, लेकिन आप एक ऑर्गेनिक फार्मर है, मिलियनर मिलियनर फ्लावर फार्मर है आप, ऑर्गेनिक फार्मर। तो आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन करें। और क्योंकि आप जो आपकी जो चीजें हैं, आप कृषि क्षेत्र में जो किए गए जो पहल है, जो कार्य आपके जो है वो दिख रहा है। तो आप जैसे किसानों के लिए ये जो आयोजन है हर साल आयोजित किया जा रहा है। तो आप, मैं चाहूंगा जरूर आप हिस्सा लें। और आप इतने सालों से जैविक खेती करते आ रहे हैं, जो कृषि के जो पाठक हैं, दर्शक हैं, उनको अपने अनुभव के आधार पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो हमारा हमारी तरह का जो किसान है, हमारा इस एरिया का, उस हिसाब से मैं बोलता हूँ ना कि किसान इस तरह की जो नई तकनीक है, नई कृषि है, उसको अपनाने से डरते क्यों है? क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत, ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अब जमाना ऐसा आ गया है, सबको फास्ट रिजल्ट, 1-2 साल में सिर्फ रिजल्ट चाहिए। अगर आप नया बिजनेस करो या कुछ भी नया कुछ करो तो 3-4 साल में आपको, अगर उसमें लगे रहो तो सफलता मिलनी ही मिलनी उससे। और और दूसरी बात कि हम जिस क्षेत्र में है, कि अगर कृषि कृषि कर रहे हैं तो उसमें हमारा ये लक्ष्य होना ही चाहिए कि हमें बेस्ट कैसे करना है। जी। महेश जी, आपसे जुड़कर हमें काफी अच्छा लगा, और आपने बहुत ही बेबाकी से हमारे सभी सवालों का जवाब आपने दिया। और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी हमसे जुड़ के अच्छा लगा होगा। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही कृषि जानों से जुड़े रहेंगे, और कृषि संबंधी लाभकारी जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं इस चर्चा को यही समाप्त कर रहा हूँ। और कृषि से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू।